हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 30। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज डिस्टिंग्विश इज अ सिनोनिम ऑफ। डिस्टिंग्विश का सिनोनिम बताना है, तो इसका मतलब होता है अंतर करना या फिर भेद करना। आपके पास दो चीज़ें हैं, आप उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच में डिफरेंसेस कर रहे हैं। अंतर क्या है ये आप पता कर रहे हैं। तो डिफरेंस करना, डिस्टिंग्विश करना, इसको हम डिफरेंशिएट करना भी बोलते हैं। सो डिस्टिंग्विश का सिनोनिम क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया, क्योंकि दोनों का ही मतलब है अंतर करना, भेद करना। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगर बात की जाए एबोलिश की, एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना या फिर किसी चीज को रद्द कर देना, वो आपका कहलाएगा एबोलिश। देन नंबर 2 इज द वर्ड एडमायर मीन्स। एडमायर का मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज, यानी एडमायर का मतलब क्या हो गया? प्रेज हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। इसके बाद अगर बात की जाए क्रिटिसाइज की, तो क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना या फिर निंदा करना। और ये जो कंडेम है ये आपका क्रिटिसाइज का ही सिनोनिम है, यानी क्रिटिसाइज और कंडेम दोनों का मतलब क्या है? आलोचना करना, निंदा करना। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू नेचुरल इज। नेचुरल का अपोजिट बताना है, तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। और कोई भी चीज़ नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है, प्रकृति से आपको मिली है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बनावटी है, और बनावटी को इंग्लिश में बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, नेचुरल का अपोजिट आर्टिफिशियल। डायरेक्शन 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज लाइन एट विच अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट, यानी कि वो लाइन, वो रेखा जहाँ पर के अर्थ यानी कि मतलब यहाँ पर धरती से है, जहाँ पर धरती और आसमान एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। बेसिकली ये कब होता है? आप किसी सी पर जाएंगे, सी बीच पर, तो वहाँ पर क्या होता है? आपको जो नदी है, नदी और जो आपका आसमान है वो कुछ दूरी पर एक ऐसा लाइन आपको दिखती है जहाँ पर दोनों को जो है मिलता हुआ आप देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों जो हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं, मीट कर रहे हैं। तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? उस लाइन को बोलते हैं आपका ओरिजिन। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ओरिजिन, जिसका मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसका मतलब होता है क्षितिज। अगर बात की जाए जेनिथ की, तो जेनिथ का मतलब क्या होता है? शीर्ष बिंदु, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट। इसके बाद नंबर 5 है प्रोसेस ऑफ लुकिंग बैक टू द पास्ट, यानी कि आपका जो बीता हुआ कल है, जो आपका पास्ट है, उसको देखना मुड़कर। ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रेट्रोस्पेक्शन। क्योंकि देखिए रेट्रो का मतलब क्या है? बीता हुआ, और स्पेक्शन यानी कि स्पेक्ट का मतलब क्या है? देखना। तो पीछे का आपका जो बीता हुआ कल है, जो आपका पास्ट है, उसको देखना, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्शन। क्लियर? नंबर 6 आपका है चूज द मिस स्पेल्ट वर्ड। सो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर क्या करना है? यहां पर आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। देन नंबर 8 आपका है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है, और सेंटेंस आपका है द कन्विक्ट सेड लेट मी स्पीक फ्रीली प्लीज। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है देखिए सेंटेंस में आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आया है प्लीज, यानी कि जो कन्विक्ट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और रिक्वेस्ट अगर की जा रही है तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहां पर आएगा द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया क्योंकि यहां पर सजेस्टेड आया है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया क्योंकि यहां पर प्रपोज्ड आया है। सो या तो बी होगा या फिर होगा सी। अब अगर बी ऑप्शन देखें तो यहां पर आया है द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही मस्ट बी अलाउड। तो यहां पर देखिए मस्ट, जबकि आपका जो सेंटेंस है जो डायरेक्ट का, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया गया है जो कि हमें मस्ट से बनाना पड़े।
सो यहाँ पर क्या होगा, मस्ट नहीं आएगा, मस्ट की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। बचता है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर होगा। द कन्विक्ट रिक्वेस्टेड दैट ही बी अलाउड टू स्पीक फ्रीली। अब आप सोचेंगे यहाँ पर बी क्यों आया, तो देखिए बी यहाँ पर क्या कर रहा है, बी आपका एक हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म है, जैसे इज एम आर, तो ये सब क्या है आपकी बी फॉर्म। तो हमने इज एम आर ना लगाकर यहाँ पर क्या लगा दिया, बी लगा दिया। मीनिंग जो है सेम देगा, सेंस सेम देगा। इसके बाद नंबर 9 है, व्हाट डज द फ्रेज लाइन्स शेयर मीन। यानी कि लाइन्स शेयर एक फ्रेज है, इसका मतलब बताना है। अब देखिए लाइन का मतलब आप जानते हैं शेर, और शेयर का मतलब यानी कि हिस्सा। तो शेर का हिस्सा, ये इसका मतलब क्या होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, मेजर पार्ट। ठीक है, राजा होता है ये जंगल का, शेर क्या है, जंगल का राजा होता है, तो इसका जो हिस्सा है, इसका जो शेयर है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो लॉयंस शेयर अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है मेजर पार्ट। ठीक है, यानी कि जो बड़ा हिस्सा है, जो मेजर पार्ट है, वो मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज व्हाट शी सेड इज इनकरेक्ट एट ऑल, सॉरी नॉट करेक्ट एट ऑल। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लग रहा होगा कि नॉट करेक्ट की जगह इनकरेक्ट आ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सेंटेंस में आपके कोई भी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, नो इंप्रूवमेंट। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटेंस में आया है एट ऑल, और एट ऑल सेंटेंस में आता ही तब है जब उसमें नॉट लगा हो। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, एट ऑल कब आता है, जब उस सेंटेंस में नॉट लगा हो, अदरवाइज एट ऑल नहीं आता। सो ये जो आपका सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इंप्रूवमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इनकरेक्ट नहीं आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर डाउट होगा कि इनकरेक्ट आना चाहिए, बट नहीं आएगा। सेंटेंस क्या रहेगा, व्हाट शी सेड इज नॉट करेक्ट एट ऑल। इसके बाद नंबर 11 है, हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेप्ट। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो देखिए मेड अस जो है ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, वेप्ट में। यहाँ पर वीप आ गया यानी कि फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर टू वेप्ट आ गया यानी कि आपका इन्फिनेटिव, यहाँ पर आ गया वीपिंग यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो एक चीज़ याद रखिए, आपको जो है एक रूल पढ़ाया गया था वर्ब के अंदर कि अगर मेक या फिर लेट जैसे वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, वर्ड कौन से बताए मैंने, मेक या फिर लेट, तो इनके बाद में आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, मेड आया है जो कि मेक की ही वर्ब फॉर्म है, तो इसके साथ भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। सो वीप यहाँ पर आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मेड अस वीप। क्लियर? ये आपने वर्ब के अंदर इन्फिनेटिव का केस पढ़ा था ना, उसमें आता है, यानी कि आपने पढ़ा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है इन्फिनेटिव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होता है बेयर इन्फिनेटिव। सो ये जो केस है ये है बेयर इन्फिनेटिव का। याद रखिए मेक और लेट ये दो ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो जो है बेयर इन्फिनेटिव में होगी, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। देन नंबर 12 इज द ग्रेटेस्ट फियर विच इज स्केयरिंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो सबसे बड़ा डर है, जो सबसे बड़ा फियर है आज की डेट में, वो क्या है, वो वर्ल्ड को डरा रहा है, और वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग। यानी आज की डेट में जो सबसे बड़ा फियर है, जो सबसे बड़ा डर है, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पूरी जो संसार है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसको डरा रहा है। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, जो आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, पहला ऑप्शन है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि आप ये कोशिश कर रहे हैं इसको पास्ट परफेक्ट बनाने की। ऑप्शन नंबर 2 देखें, यहाँ पर स्कैड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट बनाने की। ऑप्शन नंबर सी देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने की कोशिश की जा रहा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऐड किया गया है। सो आपको देखना है कि यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस वो कौन सी वर्ब लेना चाहता है, सेंटेंस आपके कौन सी टेंस का है। सो आप सेंटेंस में क्लियरली देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर आया इज यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ आप टुडे देख पा रहे हैं, तो टुडे अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो उसका मतलब भी यही है कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो आपकी यहाँ पर जो आपका जो पार्ट आने वाला है, जो आपकी ये वर्ब आने वाली है, ये भी आपकी सिंपल प्रेजेंट में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, जिसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दैट स्केयर्स द वर्ल्ड। क्लियर? इसके बाद नंबर 13 है, माई अंकल कुडंट राइज अप फ्रॉम हिज बेड नो मोर।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही सिली मिस्टेक है बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस है इसमें आया है कुडंट यानी कुड नॉट। सो पहले ही एक नेगेटिव वर्ड आ गया, सेंटेंस पहले ही नेगेटिव बन चुका है। सो आप दोबारा नो का यूज़ नहीं करेंगे, दोबारा नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पर क्या आएगा, नो मोर की जगह आ जाएगा एनी मोर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द डैश। तो देखिए यहाँ पर आपका आने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फेयर। ये एक कहावत है, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, यानी कि जीवन का आनंद बहादुर उठाते हैं। ये आपका एक मैं कहूँगा एक कहावत है, ठीक है, एक फ्रेज है। तो यहाँ पर अगर अलग अलग वर्ड्स की बात की जाए तो इनका मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फेयर, फेयर का मतलब होता है भाड़ा यानी कि किराया वगैरह, ठीक है। और FAIR वाला जो फेयर है इसका मतलब होता है मेला या फिर उचित। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है चिंगारी। सो अब आपको समझ आ गया होगा उसको फ्लेयर गन क्यों बोलते हैं। फ्लेयर गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो गन है वो चिंगारी छोड़ती हुई जाती है। इसके बाद ये जो आपका फ्लेयर है FLAIR, इसका मतलब होता है स्वभाव, नेचर, करेक्टर। क्लियर? सो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। नंबर 15 इज वुड यू माइंड डैश द सूटकेस सर। यहां पर जो है आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एक, तो यहां पर उससे हमें मतलब नहीं है। यहां पर क्या आएगा, देखिए ओपन आना है। अब ओपन में कंफ्यूजन ये है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या इन्फिनेटिव आएगा या जेरेंड आएगा या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये आपका डाउट है। सो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आने वाला है आपका ओपनिंग यानी एक जेरेंड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ वर्ब्स, कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनके बाद में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेरेंड का यूज़ करते हैं। मैं आपको वर्ड्स बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है। वर्ड्स सुनिए। सबसे पहले तो आपका यही हो गया माइंड, ठीक है, माइंड के साथ में जेरेंड आता है, आईएनजी फॉर्म आती है। आगे चलेंगे एडमिट, अवॉइड, डिले, डिनाई, डिटेस्ट, एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, फॉरगिव, प्रिवेंट, रिसेंट एंड वर्थ। सो ये सभी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेरेंड का यूज़ करते हैं। सो माइंड के बाद में आपका जेरेंड आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज इट इज़ टाइम टू शट द डोर। तो यहाँ पर आपको इसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव जो आप बनाएंगे तो इट इज़ टाइम जो है ये एज इट इज़ रहने वाला है, ठीक है, इट इज़ टाइम आपका एज इट इज़ रहने वाला है। सो अगर आप ऑप्शंस देखें तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें कि इज़, ये जो आपका इट इज़ टाइम है ये एज इट इज़ है, बाकी सब में कुछ ना कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए और सेंटेंस को गलत कर दिया। बी ऑप्शन देखिए, इट इज़ टाइम फॉर द डोर टू बी शट। तो ये बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए इट इज़ टाइम के बाद आपका फॉर आया, ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन गया द डोर टू बी शट। इसके बाद नंबर 17 आपका है व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके बेसिकली दो सेंटेंसेस आपको दिख रहे होंगे। व्हेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे बुलाया था तो वो क्या कर रहा था, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो दो सेंटेंसेस हैं, दोनों के आप अलग अलग पैसिव्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। समझिए किस तरीके से। सबसे पहला है आपका व्हेन आई कॉल्ड हिम, तो एक WH फैमिली का वर्ड है, ये तो एज इट इज़ रहने वाला है। बचता है आपका आई कॉल्ड हिम। तो आई कॉल्ड हिम का जब आप पैसिव बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, देखिए हिम आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि व्हेन के बाद आना चाहिए आपका ही। यानी या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा या फिर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहीं पर व्हेन के बाद ही आया है। ही के बाद आपका जो सेंटेंस है ये आपका कॉल्ड आया, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस। सो ही के साथ वॉज आएगा, फिर आपका आएगा जो आपका ये बना हुआ है आपका कॉल्ड, ये आएगा व्हेन ही वॉज कॉल्ड। तो अभी तक ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट लग रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, अ न्यूज़पेपर हैड बीन रेड बाय हिम। यहीं पर आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है ये आपका है आईएनजी फॉर्म का, यानी कि कंटिन्यूअस का, ठीक है, वॉज यानी पास्ट और आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का। और आप जानते हैं एक्टिव पैसिव में
टेंस चेंज नहीं होती, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए में आपका हैड बीन कर दिया, सो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, व्हेन ही वॉज कॉल्ड द न्यूज़पेपर वॉज बीइंग रेड बाय हिम। नंबर 18 इज गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है गूज, इसका प्लूरल बनाना है। अब सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, गूज का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है बत्तख या फिर बोलेंगे कलहंस, ठीक है। अब आपको इसका प्लूरल बनाना है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा गीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, गीज, यानी बहुत सारी बत्तख या फिर कुछ बत्तख, कुछ कुलहंस। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज इट इज हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। ये आपको एक सेंटेंस दिया गया, एरर स्पॉट करना है। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज़ हाई टाइम या फिर इट इज़ टाइम आता है, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आनी है तो वो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी जो आपका सेंटेंस बनने वाला है वो पास्ट इंडेफिनिट का बनने वाला है। सो इसके बाद कोई वर्ब आ रही है, देखिए सेंटेंस में आ रही है, रिनोवेट एक वर्ब है और ये आपको जो है सेकंड फॉर्म इसकी बनानी है, सो रिनोवेटेड यहाँ पर हो जाएगा। सो बी पार्ट में आपका एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, रिनोवेट का क्या करना है, रिनोवेटेड। इसके बाद नंबर 20 है द यूनिफॉर्म ऑफ सेंट मार्टिन्स स्कूल इज ब्लू कलर। यानी सेंस क्या निकल रही है कि सेंट मार्टिन स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो ब्लू कलर की है। तो यहाँ पर देखिए सी पार्ट में एरर है, यहाँ पर आपको सेंटेंस जो है बिल्कुल सेंस तो दे पा रहा है अगर आप सोचें, बट यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर प्रेपोजिशन की कमी है। या तो होना चाहिए इज ऑफ ब्लू कलर, यानी कि जो यूनिफॉर्म है वो ब्लू कलर की है, या फिर होना चाहिए इज ब्लू इन कलर, यानी कि जो यूनिफॉर्म है वो कलर में नीली है। तो यहाँ पर सी पार्ट में आपका एरर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 30। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 की एंड 7 की, जो कि स्पेलिंग टेस्ट से हैं। तो 6 की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑलरेडी की स्पेलिंग गलत है। एंड 7 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रिसस्किटेट, जिसका मतलब होता है पुनर्जीवित करना। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।